बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 403 सोशल साइकोलॉजी का करेंगे लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में भी हम लोगों ने सेल्फ के बारे में ही बात करनी है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था ना कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, उसकी दो टाइप्स हम लोगों ने ये देखी थी। आज हम लोग देखेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस की डेवलपमेंट कैसे होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है, सेल्फ रेगुलेशन क्या होती है, हम लोग वो कैसे करते हैं, सेल्फ स्कीमास क्या होते हैं, जेंडर स्कीमास क्या होते हैं। मेन में जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों का लेक्चर बहुत ज्यादा आसान है। ये वो चीजें हैं जो आप लोगों की डेली लाइफ में मौजूद है, जस्ट आप लोगों ने उनको स्टडी करना है। आप लोग जब लेक्चर सुनते हैं आप लोगों को आधे से ज्यादा चीजें तो इधर ही याद हो जाती हैं। मजीद जब आप लोग एक दफा रीड कर लेते हैं तो बस आप लोगों का वो सारा अच्छे से क्लियर हो जाता है। हम लोग चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के क्वेश्चन के हिसाब से। डेवलपमेंट कैसे होती है? सेल्फ अवेयरनेस तब मौजूद नहीं होती जब आप लोग पैदा होते हैं। जब आप इस दुनिया में आते हैं तो जब आपकी उम्र 9 से लेकर 12 साल की उम्र तक की होती है, तो तब बच्चा, कोई भी बच्चा होता है, वो खुद को कोई दूसरा बच्चा समझ रहा होता है। आप लोग उसको अगर आईना दिखा देना तो वो उसको ये नहीं पता होगा कि मैं हूं, वो ये समझेगा ये कोई दूसरा बच्चा है। ठीक है, सबसे पहले जरूरी होता है कि आपके अंदर इंटरनलाइज्ड आइडेंटिटी पैदा हो, आपको पता हो कि आप खुद कौन है। आप जब खुद को देखें तो आपको पता चल जाए कि ये मैं हूं, ये कोई और नहीं है। फिर जब वो इन्फेंसी की जो लेटर स्टेजेस होती हैं, जब आप लोग बहुत छोटे होते हैं, यानी कि जब आप लोगों की उम्र कोई 18 माह की होती है, तब बच्चा खुद को एक सेपरेट इंडिविजुअल के तौर पर रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है। ये तब करता है जब उसकी जो एंटीरियर सिंजुलेट होता है उसके अंदर स्पिंडल सेल्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जो कि पैदाइश के वक्त प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद आपकी आ जाती है चाइल्डहुड, यानी कि बचपना। वहां पे आपको पता चल जाता है आपके अंदर वो पर्सनल क्वालिटीज और एबिलिटीज कौन कौन सी मौजूद है, आप लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है। एडोलेसेंस आ जाती है। एडोलेसेंस में आप लोगों का सेल्फ ज्यादा इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप लोग खुद ही अपने लाइफ डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मिडिल एज और फिर उसके बाद लेट अडल्टहुड आती है। यहाँ पे भी आपका सेल्फ चेंज होना शुरू होता रहता है, यहाँ पे भी रुकता नहीं है। आप लोग खुद जो है ना वो थ्रू आउट द लाइफ चेंज होते रहते हैं टिल द डेथ। आगे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे कि सेल्फ अवेयरनेस के क्या इफेक्ट्स होते हैं और पब्लिक अवेयरनेस के क्या इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस के क्या इफेक्ट, यानी कि खुद आपको पता होता है ना जो अपने बारे में, उसके क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले इंटेंसिफिकेशन ऑफ इफेक्ट। आपकी अपने बारे में कोई भी पॉजिटिव फीलिंग है या कोई भी नेगेटिव फीलिंग है, वो एग्जैजरेट हो जाती है। आप लोग खुद उसको बढ़ा चढ़ा के खुद फील करना शुरू कर देते हैं, या तो बहुत ज्यादा हैप्पी होना शुरू हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा सैड होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज क्लैरिफिकेशन ऑफ नॉलेज। प्राइवेट इवेंट जब आप लोग को खुद अपने बारे में पता होता है ना, आप ज्यादा अपने बारे में क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर ये एबिलिटी बढ़ जाती है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में आपको पता चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद तीसरा इफेक्ट ये होता है प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस का कि आप पर्सनल स्टैंडर्ड्स के साथ एडहेरेंस करना शुरू कर देते हैं, यानी कि आप लोगों ने खुद कोई मायार रखा होता है बिहेवियर का कि ये मेरा मायार है, ये वाला बिहेवियर अच्छा है, ये वाला बिहेवियर बुरा है। आप लोगों ने खुद स्टैंडर्ड सेट किए हुए होते हैं। आप उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। जब आप लोग प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस आप लोगों के अंदर होती है, आप लोगों को पता चलता रहता है ना मेरे अंदर ये चीज नहीं है, ये चीज होनी चाहिए, आप लोग वो चीज बनाना शुरू कर देते हैं अपनी पर्सनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद अब पब्लिक अवेयरनेस के क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन। आप लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि दूसरे भी हमें जो है ना वो इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, आप लोग ये रियलाइज करते हैं कि दूसरे जो है वो आपके बारे में कैसे वो सोचते हैं, उनकी आपके बारे में क्या अटेंशंस वगैरह हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पब्लिक आपके बारे में क्या सोचती है, इसकी बुनियाद पे पॉजिटिव आउटकम्स भी आना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव आउटकम्स भी आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा फैक्ट ये होता है कि टेम्परेरीली अगर देखा जाए तो सेल्फ इस्टीम आपकी खो जाती है। यानी कि अगर किसी ने आप लोगों को बुरा कह दिया, या आपको ये पता चला कि एक जो आइडियल सेल्फ, यानी कि किसी इंसान को माशरे के अंदर जो आइडियल समझा जाता है उसमें और आपका जो सेल्फ है, यानी कि जिस तरह से आपको परसीव किया जा रहा है उसमें कोई फर्क है, आपको आइडियल नहीं समझा जा रहा, तो वो इससे क्या होता है कि आपकी सेल्फ इस्टीम का लॉस होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने कोई बुरी प्रेजेंटेशन दी, अब आपको पता है कि मैंने आइडियल प्रेजेंटेशन नहीं दी, तो आप लोग बुरा फील करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेरीली क्या होता है कि सेल्फ इस्टीम आप लोगों की लॉस होनी शुरू हो जाती है। तीसरा इफेक्ट ये होता है कि एडहेरेंस टू द सोशल स्टैंडर्ड्स। आप लोगों को पता होता है कि सोसाइटी मुझसे क्या चाहती है, सोसाइटी की क्या स्टैंडर्ड्स हैं, आप उसके साथ एडहेयर करने के लिए आप खुद कंफर्म करना शुरू कर देते हैं। लोग ज्यादातर मोटिवेट, सिर्फ यही नहीं है कि पब्लिक या प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस हो तो ही इंसान अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता रहता है,
लोग और भी बहुत सारी ख्वाहिशात की वजह से भी मोटिवेटेड रहते हैं, अपने पर्सनल गोल्स को पूरा करने के लिए उनको मोटिवेशन मिलती रहती है। कुछ लोगों का ये भी बिलीव होता है कि ज़्यादातर जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसी इमेज की बुनियाद पे हम लोग खुद को चेंज कर रहे होते हैं। और कुछ ये कहते हैं कि नहीं, हमारी अपनी पर्सनल गोल्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस के ऊपर। सेल्फ अवेयरनेस और चीज़ है, सेल्फ कॉन्शियसनेस और चीज़ है। सेल्फ अवेयरनेस ये होती है, आपको पता होता है कि मेरे अंदर ये वाली फ्लॉज है, ये वाली मेरे अंदर खामियां हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपके अंदर जो सेल्फ अवेयरनेस अब होती है ना जब आपके अंदर मौजूद, तो वो आप लोगों का फोकस टेम्परेरी होता है। आर्जी तौर पे आपको पता होता है, सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर होती है कि हाँ मेरे अंदर ये चीज़ है, मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। लेकिन जब इंसान बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं खुद को देखते हुए, खुद को सोचते हुए, उनकी एक हैबिट बन जाती है कि वो कॉन्टिन्यूसली अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। वो आप लोगों की होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। आप हर वक्त अपने बारे में कॉन्शियस रहना शुरू कर देते हैं। ये पर्सनैलिटी ट्रेट आपकी बन जाती है सेल्फ कॉन्शियसनेस की। अब प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होती है, पब्लिक सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होती है। प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस यही होती है कि आप खुद बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं अपने बारे में। आप खुद सोचते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ्स हैं, ये वीकनेसेस है, आप खुद को खुद ही एवेल्युएट करते रहते हैं। और पब्लिक सेल्फ कॉन्शियसनेस ये होती है कि आप हमेशा इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस आपको रहती है, आप कॉन्शियस रहते हैं कि दूसरे लोगों के सामने मैं कैसा लग रहा हूँगा, ठीक है, या कैसे मैं डिस्प्ले हो रहा हूँगा, या मेरे अपने खुद के जितने भी एस्पेक्ट्स है वो कैसे दूसरों के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, वो आप लोगों की पब्लिक सेल्फ कॉन्शियसनेस के अंदर आती है। प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ इसके नुकसान भी होते हैं। अब फायदा इसका ये होता है कि आपको सेल्फ डिस्क्लोजर होता है ना, आप अपने बारे में जान रहे हो बहुत सारी चीजें, आप रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। जब आप लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, आप लोग हर अपने बारे में कॉन्शियस रह रहे होते हैं, आपको पता चल जाता है कि मुझे कोई बीमारी होने वाली है, शुरू में आप लोगों को पता चल जाता है, आप लोग कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स वगैरह ले सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जब आप लोगों की हैबिट बन जाती है ना कि आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर डिप्रेशन और न्यूरोटिसिज्म भी क्रिएट होती है। न्यूरोटिसिज्म ये होता है कि आप लोग अनहैप्पी रहना शुरू हो जाते हैं, कभी भी खुश नहीं होते। आप लोग हमेशा ये कहते हैं मेरे अंदर ये चीज नहीं है, फ्लॉज आपको हर वक्त नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा भी होता है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि इंसान एक अच्छा इंसान भी बन सकता है। स्टडीज ये भी कहती हैं कि सेल्फ अवेयरनेस को कम करने के लिए आपको डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज में इंगेज रहना चाहिए। हमेशा आप लोगों के अंदर ये नहीं होना चाहिए आप अपने बारे में सोच रहे हैं, फ्लॉज ढूंढ रहे हैं, आप सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज में रहें। कोई टीवी देख लें, आप लोग गार्डनिंग वगैरह कर लें, इससे क्या होगा कि आप लोगों की वेलबींग ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। कुछ लोगों की जो परफॉर्मेंस होती है वो अगर कम हो उनकी एक्सपेक्टेशन से, तो वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस होते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, उनकी वजह से उनके अंदर इमोशनल रिएक्शंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो पब्लिक सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है इसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। इसका ये होता है, पब्लिक सेल्फ कॉन्शियस ये होता है कि हम लोग ज्यादा कंसर्न रहते हैं कि दूसरे हमें कैसे जज कर रहे हैं। हम जो दूसरी सोसाइटी की जो ग्रुप की नॉर्म्स होती हैं उनके साथ कंफर्म करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। हम लोग एम्बैरेसिंग सिचुएशन से दूर रहना शुरू कर देते हैं। हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे ज़्यादा गौर वगैरह करना शुरू कर देते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन की। सेल्फ रेगुलेशन आपके आई एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये आप लोगों का एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप लोग देखें तो आप लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, इवन के आप लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन सी एक्टिविटीज आप लोगों की हैबिट बन गई है और कौन सी एक्टिविटीज आप लोगों की हैबिट नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि जानबूझकर आप लोग एफर्ट करके कुछ चीजों को अवॉइड करने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि कुछ गलत ना हो जाए। ये जो आप लोग कॉन्शियसली चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, एफर्ट लगा के, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। इसका मतलब ये होता है कि लोग किस तरह से खुद को कंट्रोल करते हैं और किस तरह से अपने एक्शंस को डायरेक्ट करते हैं कि मैंने सही काम करने, मैंने गलत काम नहीं करने। इससे आप लोगों को एक ये कैपेसिटी मिल जाती है कि आप इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को जाने देते हैं। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ये होता है कि भी आप लोगों को थोड़ा सा फायदा नजर आ रहा है ना, आप लोग वो सेक्रीफाइस कर देंगे। आप लोगों को पता होगा कि ये अगर मैंने अब सेक्रीफाइस किया इसकी वजह से मुझे कोई बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को आप जाने देते हैं बड़े रिवॉर्ड्स के लिए। यही आप लोगों की सेल्फ रेगुलेशन के अंदर आती है। डिले, अगर बचपन में अगर आप लोगों की कोई ग्रेटिफिकेशन अगर डिले हो गई है तो बाद की जिंदगी में वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आगे हमें यहाँ पे बताया सेल्फ कंट्रोल थ्योरी। ये सेल्फ रेगुलेशन के अंदर ही आता है ना कि हम लोग खुद को कंट्रोल करते हैं।
तो सेल्फ कंट्रोल थ्योरी दी गई है, इसमें टेस्ट ऑपरेट टेस्ट एग्जिट इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हम अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक खुद को जज करते हैं। जहां पे हमें लगता है कि हम स्टैंडर्ड से थोड़ा कम हैं, वहां पे हम खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं। देन हम लोग अगेन खुद को टेस्ट करते हैं, देन हम लोग एग्जिट करते हैं कि कोई डिफरेंस वगैरह आया है या नहीं आया। आखिर पे जब हम लोग खुश हो जाते हैं कि भाई हाँ ठीक है, अब हम लोग अपने स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, तो फिर हम लोग वहाँ पे एग्जिट करते हैं, हम लोग मजीद अपने अंदर बेहतरी नहीं लाते। अच्छा, अगर तो अपने स्टैंडर्ड्स आपके पूरे नहीं हो सके तो फिर क्या होता है, इससे सेल्फ डिस्क्रिपेंसी क्रिएट होती है। सेल्फ डिस्क्रिपेंसी का ये मतलब होता है कि दो तरह के होते हैं ना, एक होता है आपका सेल्फ कंसेप्ट यानी कि आप क्या हैं, और दूसरी चीज होती है कि आइडियल सेल्फ, आपको यानी कि एक आइडियल इंसान होता कैसा है, बनना कैसा चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए, जो आप हैं और जो होना चाहिए, इसमें जो डिस्टेंस होता है ना, जो फर्क होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी की वजह से आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्रिएट होते हैं। अब वो इमोशंस दो तरह के क्रिएट हो सकते हैं, या तो डिजेक्शन रिलेटेड इमोशंस होते हैं और दूसरे या तो एगिटेशन रिलेटेड इमोशंस होते हैं। ये टॉपिक आपका शॉर्ट के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिजेक्शन रिलेटेड इमोशंस होते हैं कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जो है ना वो क्रिएट होती है। जैसे आप लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि भाई मेरी ख्वाहिश है कि मैंने ज़्यादा अट्रैक्टिव बनना है, ठीक है, आइडियल सेल्फ बनने के लिए कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर वो डिप्रेशन क्रिएट, वो होता है डिजेक्शन रिलेटेड इमोशंस। दूसरे होता है एगिटेशन रिलेटेड इमोशंस, वो होते हैं एंजाइटी है, आपको कोई शर्मिंदगी है, आपको कोई गिल्ट है, कोई पछतावा है। वो इस वजह से होता है कि जो आप बन सकते थे वो आप नहीं बने, ये होती है हमारी एगिटेशन रिलेटेड इमोशंस। आगे हम लोग बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन की। तो हम लोगों ने सारी बात की, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन अगर आप हासिल नहीं कर सकते, आप फेल हो जाते हो, तो फिर क्या होता है? नेगेटिव इमोशंस की वजह से ही हमेशा ऐसा होता है कि आप लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं अचीव कर पाते जो कि सेल्फ रेगुलेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। किसी भी टाइम ऐसा भी होता है कि जब आप लोग खुद को रेगुलेट करने की कोशिश, देखिए आपकी हमेशा एनर्जी लिमिटेड होती है। अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो एनर्जी रखी है वो एक लिमिटेड एनर्जी, आप लोग उसको बढ़ा नहीं सकते। जब आप लोग सेल्फ रेगुलेट कर रहे होते हैं तो वहां पे सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर आप लोगों की एनर्जी लग रही होती है। फॉर एग्जांपल, आप सेल्फ रेगुलेशन के लिए कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वहां पे आप लोगों की एनर्जी जब लग जाती है तो आप फिर दूसरी एक्टिविटीज पे उस तरह से वो एनर्जी नहीं लगा सकते, आप ज्यादा एफर्ट वगैरह नहीं कर सकते। सेल्फ रेगुलेटिंग जब आप लोग कर रहे होते हैं किसी एक टास्क के ऊपर, तो आप दूसरे अनरिलेटेड टास्क के ऊपर फौरन से इमीडिएटली आप लोग रेगुलेट नहीं कर सकते उसको। तो ये जो एक सेल्फ कंट्रोल की जो आप लोग एनर्जी लगा रहे होते हैं, इससे आप लोगों की टोटल ओवरऑल एक्टिविटी में कमी आना शुरू हो जाती है। इस वजह से आप लोगों का सेल्फ रेगुलेशन फेलियर भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्स दे रहे हैं, अब अपने टाइम वहां पे लगाना है, आपके पास इतना टाइम है, आप पार्टी में जाएं, ठीक है। तो सेल्फ रेगुलेशन में यहाँ पे फेलियर इन्होंने जस्ट बताया हुआ, इस वजह से होता है कि आपकी एनर्जी लिमिटेड होती है, इस वजह से आप लोग का जो सेल्फ रेगुलेशन जो भी होता है उसमें फेलियर होना शुरू हो सकता है। अब हम लोग आते हैं सेल्फ स्कीमास क्या होते हैं। स्कीमास असल में हमारे सेल्फ कंसेप्ट के ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कि हमारा जो अपने बारे में कंसेप्ट होता है ना कि मैं कौन हूँ, उसमें जितनी आप लोगों की सोच, आप लोगों को जितने कंसेप्ट आएंगे वो आप लोगों की स्कीमास होंगी। ये वो नॉलेज होता है जो आप लोगों की मेमोरी के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ होता है। कंप्यूटर की अगर हम लोग सेंस में बात करें तो एक हमारा सेल्फ है आई ये है कि जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी प्रोग्राम्स मौजूद है कंप्यूटर के अंदर, वो है आई, यानी कि आपके अंदर जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो अब खुद है, ठीक है। लेकिन आपका जो अपने बारे में होगा ना, जो स्कीमास होंगी, ठीक है, कि कैसे, यानी कि आपके जो कंसेप्ट्स होंगे आपके अंदर जो मौजूद जितने भी जिसके बारे में जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, आप लोगों का सेल्फ मी होगा। स्कीमा क्या होता है? आप लोगों का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों का मेंटली एक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी स्टिमुलस के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कोई नॉलेज रिप्रेजेंट कर रहा होता है। स्कीमा को कॉग्निटिव साइकोलॉजी से बोरो किया गया है। हमारे अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे हमने बहुत सारे स्कीमास बनाए हुए होते हैं, चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में और इवेंट्स के बारे में। वो वाली क्वालिटीज़ जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो हमारी जो है ना वो हमारी उनके बारे में कुछ सेल्फ स्कीमेटिक हो जाते हैं। हम लोग उनके बारे में, हम उनके बारे में कोई ना कोई कंसेप्ट बना लेते हैं, ठीक है। और वो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती उनके लिए हम लोग खुद स्कीमेटिक होते हैं। खैर, यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने ये समझने सेल्फ स्कीमा होता है कि आप लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने जस्ट एक्टिविटी दी हुई है, इसको आप लोग छोड़ देंगे, कोई आप लोगों के पेपर में आने वाले नहीं है। जेंडर स्कीमा की तरफ आ जाएं। स्कीमा क्या होता है? मैंने आपको बताया ना, किसी भी चीज के बारे में जो जनरल नॉलेज होती है वो आप लोगों का स्कीमा होता है। जेंडर स्कीमा क्या होता है? जो आप लोगों का नॉलेज होता है ना कि आपकी जेंडर कौन सी है,
आप लोगों की जो सेल्फ लेबलिंग होती है, जिसको हम लोग जेंडर आइडेंटिटी भी बोलते हैं, वो ये है कि आप जो खुद को आइडेंटिफाई करते हैं ना कि मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ, वो आपकी होती है जेंडर स्कीमा। आपको ये एक फैक्ट होता है जो आप लोगों के सेल्फ कंसेप्ट के अंदर इंटरनलाइज हो चुका होता है, ये आप लोगों के सेल्फ कंसेप्ट के अंदर मौजूद होता है जेंडर स्कीमा भी। और जब बच्चे के अंदर जब सेल्फ थ्योरी जब डेवलप हो रही होती है तो उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक समझा जाता है। जेंडर आइडेंटिटी डेवलप होना शुरू होती है जब आपकी उम्र 6 से 7 साल तक की होती है, तब आप लोगों के अंदर ये जेंडर स्कीमा जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर कोई आप लोगों का इस स्कीमा के अंदर आप लोगों को कभी भी चेंज नहीं आ सकता। आप मेल है तो बस मेल ही रहते हैं, आपको पता होता है कि मैं मेल हूँ, इस कंसेप्ट के अंदर आप लोगों को कभी भी चेंज नहीं आ सकता। आप इस जो आप लोगों की आइडेंटिटी होती है ना, देखिए हर कल्चर होता है ना, उसमें हमारा एक होता है कि भी मेल ने ये काम करना होता है, फीमेल ने ये काम करना होता है, फीमेल ऐसे बिहेव करती है, मेल ऐसे बिहेव करती है। तो आपकी जो भी आइडेंटिटी है एज अ मेल या फीमेल आप लोग खुद को परसीव करते हैं, उस आइडेंटिटी के साथ आप लोग कंसिस्टेंट रहने के लिए आप लोग हमेशा कोशिशें करते हैं। सेंट्रल बैंक के मुताबिक आपका जो कल्चर होता है वो जोर देता है कि वुमेन और मैन के दरमियान ये डिस्टिंक्शंस होती हैं, ये फर्क होते हैं, ये तफरीक होती हैं। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो कल्चर की बुनियाद पे वो सीखता है कि उसने अपने बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करना है, दूसरे लोग उसके बारे में कैसे चीज़ों को प्रोसेस करेंगे, इवन के चीज़ें और इवेंट्स उसको कैसे प्रोसेस करेंगी। जेंडर स्कीमा हमारा एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का, जो कि हम लोग इस बुनियाद पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं कि हम लोग खुद को मेल कंसिडर करते हैं या फीमेल कंसिडर करते हैं, हमारे अंदर फीमेल क्वालिटीज़ हैं या मेल क्वालिटीज़ हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग प्रोसेस कर रहे होते हैं। जो हमारा नॉर्थ अमेरिकन कल्चर है उसमें ये कहा जाता है कि फिजिकली अट्रैक्टिव नजर आना, कोऑपरेट करना, एम्पथी, दूसरों को समझना, और जो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि स्किपिंग रॉप वगैरह, उसके बाद कुकिंग वगैरह करना, इवन के एनिमल्स वगैरह को पालना, कैट्स को, बर्ड्स को, ये सारी फीमेल के काम है। अब बहुत सारी ऐसी भी कल्चर्स हैं जहाँ पे जो मर्दाना जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मैस्कुलिन जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मर्दों के करने वाले जितने भी काम होते हैं उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और फेमिनिन एक्टिविटीज़ को कम वैल्यू दी जाती है। यही वजह है कि मर्दों के ज़्यादा स्कोर आते हैं ग्लोबल सेल्फ एस्टीम के ऊपर एज कम्पेयर टू द वुमेन। कल्चर हमारा जो एक पूरा सेल्फ कंसेप्ट का स्ट्रक्चर होता है, इसको कल्चर बहुत ज़्यादा शेप आउट करता है। एक सोशियोलॉजिस्ट थे मैनफोर्ड कोहन, ये वाला आप लोगों का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने जो 20 स्टेटमेंट्स टेस्ट होता है ना, TST, वो आप लोगों ने करना कैसे होता है, ये वो वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सोशियोलॉजिस्ट थे मैनफोर्ड कोहन और थॉमस मैकपार्टलेट। इन्होंने 20 स्टेटमेंट्स टेस्ट हमें बताया था सेल्फ कंसेप्ट को मेजर करने के लिए। वो ये कहते हैं कि TST रिस्पॉन्सेज को जब आप लोगों ने एनालाइज करना है, 20 स्टेटमेंट्स होती हैं, आप लोगों ने आगे अपने रिस्पॉन्सेज लिखने होते हैं। अब इन रिस्पॉन्सेज को आप लोगों ने एनालाइज कैसे करना होता है, आप लोगों ने कोडिंग करनी होती है। 4 कैटेगरीज होती हैं, उन चारों कैटेगरीज में से एक कैटेगरी आप लोगों ने देखते जाना है। पहले आप लोग रिस्पॉन्स देखेंगे, आप लोग ये देखेंगे कि इस रिस्पॉन्स के आगे कौन सी कैटेगरी आएगी। दूसरा रिस्पॉन्स देखेंगे, आप ये देखेंगे कि इसके आगे कौन सी कैटेगरी आएगी, ठीक है। 4 में से कोई एक कैटेगरी आप लोगों ने हर रिस्पॉन्स के आगे असाइन कर देनी होती है। वो कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? पहली कैटेगरी होती है आप लोगों की फिजिकल सेल्फ डिस्क्रिप्शंस, यानी कि आप खुद को फिजिकल क्वालिटीज की टर्म्स में आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं मेल हूँ, मैं ओवरवेट हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं प्यारा हूँ, मैं गोरा हूँ, चिट्टा हूँ, ये वाली आप लोगों की फिजिकल क्वालिटीज के अंदर है। आप खुद को फिजिकल क्वालिटीज की टर्म्स में आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी तरह की जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो होती हैं सोशल सेल्फ डिस्क्रिप्शंस, यानी कि आप खुद को सोशल रोल्स और सोशल स्टेटसेस की टर्म्स में आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि या आप लोग इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप की टर्म में, आप लोग इंस्टीट्यूशन मेंबरशिप या कि मैं स्टूडेंट हूँ, एक इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल का आप मेंबर है ना, तो आप लोग किसी ऐसी आप लोग रिस्पॉन्स आप लोगों ने लिख दिया जिसे ये नजर आ रहा है कि खुद को स्टूडेंट प्रूव कर रहे हैं, तो वो आप लोगों की सोशल सेल्फ डिस्क्रिप्शन है। इस तरह से मैं डॉटर हूँ, ये एक सोशल रोल है। मैं एक ज्यू है, वो सोशल स्टेटस है, ठीक है। तो ये वाले इस तरह के जो आंसर्स होते हैं ना, जिसमें आप लोग सोशल रोल्स वगैरह और सोशल स्टेटसेस की बुनियाद पर खुद को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ये आप लोगों के होते हैं सोशल सेल्फ डिस्क्रिप्शंस। तीसरे होते हैं एट्रीब्यूटिव सेल्फ डिस्क्रिप्शंस, यानी कि आप साइकोलॉजिकल और जो फिजियोलॉजिकल जो ट्रेड्स होती हैं, खूबियां होती हैं, खामियां होती हैं, उनकी बुनियाद पे आप खुद को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। जैसे मैं इंटेलिजेंट हूँ, आई एम असर्टिव, आई एम टायर्ड, ये वाली आप लोगों की एट्रीब्यूटिव सेल्फ डिस्क्रिप्शंस में आ जाती हैं। चौथी होती है ग्लोबल सेल्फ डिस्क्रिप्शंस, यानी कि पूरी दुनिया आप लोगों को कैसे देखती होगी,
ये इस तरह से जब आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं ना, ज्यादा कंप्रीहेंसिव और एक वेग मैनर में गैर वाज़ेह तौर पे खुद को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, जिसकी बुनियाद पे आप दूसरे लोगों से अलग नहीं नजर आ सकते, वो आप लोगों की ग्लोबल सेल्फ डिस्क्रिप्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि मैं जिंदा हूं, मैं इंसान हूं, ये वाली चीज है, ठीक है। अच्छा, टीएटी रिस्पॉन्सेज के आगे आप लोग वो कैटेगरीज लगा देते हैं, ठीक है। तो उनको फिर आप लोग काउंट कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा आप लोगों ने कौन सी कैटेगरी आप लोगों ने यूज करते हुए अपने रिस्पॉन्सेज दिए थे अपने इस टेस्ट के अंदर, ठीक है। यह था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगला जो हमारा होगा लेक्चर नंबर 11, उसमें हम लोग देखेंगे मजीद चीज़ों को। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, सारा आप लोगों के कंसेप्ट आप लोगों के इम्पोर्टेंट हैं, इसमें से जगह जगह से आप लोगों को एमसीक्यूज उठा के देते हैं, शॉर्ट देते हैं, लॉन्ग देते हैं, बस आप लोगों ने लेक्चर सुनना हुआ होना चाहिए। और मैं जब स्टूडेंट थी मैंने कभी नहीं था ये सोचा, मैंने कभी नहीं था ये देखा, ना ही मैंने कभी फाइल्स रीड की थी, ना ही मैंने कुछ किया था कि भाई एमसीक्यूज किधर से आएगा, शॉर्ट किधर से आएगा, लॉन्ग किधर से आएगा। जस्ट मैं जो है ना वो लेक्चर और ये जो हैंड आउट होते हैं ना हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ के होते थे, जो भी उन्हीं को बस सुना और रीड किया और बस जाके पेपर दे के आया। एंड आई हैव अर्नड 4/4 CGPA इन एवरी सेमेस्टर थ्रू आउट माई डिग्री, ठीक है। ये मेरा रिकॉर्ड है कि किसी भी एक सेमेस्टर में 4/4 GPA से मेरा काम नहीं था गया। तो वजह ये थी कि मैं हर जो भी लेक्चर होता है ना उसको मैं पूरे के पूरे को मैं करती हूँ। मैं ये नहीं करती थी कि भाई यहाँ से अब एमसीक्यूज किधर से आएगा, शॉर्ट। भाई आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे ये कहते हैं ना एमसीक्यूज किधर से आएगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का एमसीक्यूज बेस पेपर होता है, वो जस्ट एमसीक्यूज ढूंढ रहे होते हैं। भाई आप लोग एमसीक्यूज का रट्टा लगा के तो चले जाएंगे, लेकिन उसके नुकसान बहुत ज्यादा है। एक तो आपका CGPA नहीं अच्छा आएगा, दूसरा आप नॉलेज नहीं हासिल कर सकेंगे, ना ही आप लोग उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकेंगे। तीसरा ये कि आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ का भी बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में जब जाएंगे तो आप लोगों को आता जाता कुछ भी नहीं होगा। तो जस्ट आप लोग ये लेक्चर सुन के अपने कंसेप्ट बिल्ड किया करें, ताकि आप लोगों को पता भी हो, आप लोगों को दूसरों के सामने बैठ के ना कोई बोलना आता हो आप लोगों को, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नई आती वीडियो आप लोगों को पता चलती जाए। थैंक यू सो मच।